कल हमने लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है, वही सही है, ठीक है। तो लैंग्वेज वालों में एक तो मैंने 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन बताए थे आपको, एक मैंने फ्रैक्शन वाले 2 क्वेश्चन बता दिए थे जो हम ऑप्शन से लेके चल लेते हैं ना। एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी लिया था जहां पे हमारे ऑप्शन का नहीं हुआ था, तो पहले हम उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को ही निपटाएंगे, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे उसमें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा सा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है या कौन सी बड़ी है, कुछ चीजें उसकी देखेंगे हम। चलिए, कल क्या हो गए थे इसके क्वेश्चन? ये हो गया था, ये हो गया था ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आज का आपका पहला, आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है, और ये भी सब वही क्वेश्चन है जिन्हें आप ऑप्शन से कर सकते हो आराम से, ठीक है। प्रमोद सर एकदम ठीक है, आज क्लास चलेगी उनकी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है एक परीक्षा में सही आंसर देने पर आपको 3 अंक व गलत आंसर देने के लिए आपके 2 नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना प्रैक्टिस सेट करते हो वैसे यूपीएसआई में तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो यहां तो आप करते नहीं होगे, लेकिन जैसे आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया हो तो वहां पे क्या था, आपका नेगेटिव मार्किंग थी। तो वहां पे जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करते होगे तो सही क्वेश्चन के लिए यदि 1 अंक है और गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो जितने आपके सही हुए और जितने नेगेटिव में कटे उसे घटा के तो आप नंबर निकालते थे। ये कुछ उस टाइप पे क्वेश्चन है। एचसीएफ एंड एलसीएम कब होगा? एचसीएफ एंड एलसीएम तो भाई हो भी गया, इसमें हो गया ना एचसीएफ एंड एलसीएम तो काफी पहले, क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद ही तो मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। देखिए मैं इसे दोस्तों कई तरीके से करूंगा, आप चाहे इसे डिटेल कर लेना, चाहे इसे आप बाई ऑप्शन कर लेना, और चाहे आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, यहां दुनिया भर की चीज आप लगा सकते हो। देखिए अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल जाना चाहूं, यदि क्वेश्चन को डिटेल जाना चाहूं, इधर जा रहा हूं, देखो डिटेल, तो इसने बोला है कि एक परीक्षा में सही आंसर देने पर आपको 3 अंक मिलते हैं और गलत आंसर देने के लिए आपके 2 नंबर काट लिए जाते हैं। यदि आप सही उत्तर दोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे और यदि आप गलत उत्तर दोगे तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर आपसे बोला गया है कि एक विद्यार्थी ने 60 क्वेश्चन हल किए, 60 प्रश्नों को हल किया है। मैंने मान लिया कि ये जो इसने 60 प्रश्न हल किए हैं, मैंने माना कि इसमें से x क्वेश्चनों का आंसर तो इसने सही दिया है, तो बचेंगे कितने, बचेंगे आपके 60 माइनस का x। तो इतने प्रश्नों का उत्तर इन्हें गलत दिया होगा। भाई यदि x का सही दिया है तो बचे कितने, 60 माइनस का x, इतनों का क्या दिया होगा, गलत दिया होगा। कोई दिक्कत है नहीं। और एक क्वेश्चन सही करने पर मुझे 3 अंक मिलते हैं। यदि एक क्वेश्चन भी सही करता हूं तो 3 अंक मिलेंगे। आप बताओ यदि मैं 2 क्वेश्चन सही कर दूं तो 6 अंक मिल जाएंगे, यदि 3 क्वेश्चन सही कर दूं तो 9 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 3 अंक मिल रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सही करूंगा उसमें गुणा किसकी कर दूंगा, 3 की। तो मैंने तो दोस्तों x क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन पे 3 अंक, तो x क्वेश्चनों पे कितने अंक मिल जाएंगे मुझे। कोई दिक्कत है? लेकिन एक कंडीशन और भी तो दी है कि यदि आप एक क्वेश्चन भी गलत कर लेते हो ना तो आपके 2 नंबर काट दिए जाएंगे। और मैं कितने क्वेश्चन गलत करता हूं, 60 माइनस का, मैं इतने क्वेश्चन गलत करता हूं। एक क्वेश्चन गलत होने पर 2 नंबर कटते हैं, तो इतने क्वेश्चन गलत होने पर तो इतने नंबर कट जाएंगे। मान लो मैंने 50 नंबर आने थे मेरे, लेकिन 20 कट गए मेरे नेगेटिव मार्किंग में, तो मेरे नंबर कितने प्राप्त होंगे, ऐसे तो निकालोगे। आपको नंबर इतने मिल रहे थे, जो आपने सही क्वेश्चन किए थे उसके अनुसार आपको इतने नंबर मिल रहे थे, लेकिन इतने आपके नेगेटिव में चले गए। तो जो नेगेटिव में गए वो तो आप घटाओगे, इसमें से वो तो आप घटाओगे, और घटा के जो नंबर प्राप्त होंगे वो आपको नंबर प्राप्त होंगे। क्वेश्चन ने बोला आपको कितने अंक मिले हैं, 80। आपको कितने अंक मिले हैं, 80। क्लियर है? इतना तो सबको पता है कि नेगेटिव आप माइनस करोगे तब जाके आपके अंक निकलते हैं। तो बस 3x 2 की गुणा करोगे, 2 छिक्का 12, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या है, 80। तो ये माइनस का 120 उधर जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 200, और 5 से काटोगे 5 चौक
20। x का मान जब 40 आ गया तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, तो कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है? 40 का। और यदि कहता कितने प्रश्नों का आंसर गलत दिया है तो आप कहते थे 60 में से 40 गए। कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है? 40 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? एक तो आप कर सकते हो बिल्कुल डिटेल, कोई दिक्कत है? एक देखिए, यदि मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूं, बाद में उतार लेना, यदि मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूं तो इसने बोला कि ये 60 प्रश्न को हल करता है, 60 क्वेश्चन ये हल करता है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मान लो मैंने माना कि मैंने 50 क्वेश्चन सही किए हैं। भाई 60 में से यदि आपने 50 सही किए हैं तो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपने क्या किए हैं, इसका मतलब गलत किए हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं और 50 क्वेश्चन सही करने पर तो आपको 150 नंबर मिलने चाहिए, है ना? और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 2 नंबर काट लिए जाते हैं। आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं? 10। एक पे 2 नंबर कटते हैं तो 10 पे कितने नंबर कटेंगे? 20। इतने मिलने थे, इतने नेगेटिव में चले गए तो नंबर कितने प्राप्त हुए आपको? 130। क्या क्वेश्चन में 130 अंक प्राप्त हो गए हैं? नहीं। कितने प्राप्त हो गए हैं? यदि 80 आ जाता तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। अगर बी को देखो, अपने बी ऑप्शन को, हमने माना कि 40 क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। जब 60 में से 40 का सही दिया है तो 20 का गलत दिया होगा। इतनी बात तो समझते हो? 40 का सही दिया है तो 20 का गलत दिया होगा। और एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलते हैं तो 40 दिया, और एक गलत करने पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं। 20 दूनी 120 मिलने थे, 40 नेगेटिव में कट गए, मिले कितने? इसके अनुसार आपको 80 अंक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन में भी तो यही बोला है कि 80 अंक मिलते हैं। क्वेश्चन में भी तो ये बोला है 80 अंक मिलते हैं। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। एक आप ऑप्शन से कर सकते हो, कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? एक तरीका होगा, उसे भी देख लो, फिर आपको जौन सा बेस्ट लगे आप उससे कर लेना, ठीक है? हो जाएगा सभी का ये भी। दूसरा तरीका इसका ये है दोस्तों, अगर ये तो समझ में आ गया होगा ऑप्शन का, इससे दिक्कत थोड़ी है। एक तरीका जो है, आपने देखा होगा कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं, ये 4 टांगों वाला फॉर्मूला याद है ना? 4 टांगों वाला फॉर्मूला, जब मैं प्रत्येक सही उत्तर देता हूं तो मुझे 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर देने पर मुझे 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर मेरे 2 नंबर काट लिए जाएंगे। एक किस्म से ऐसे मान लो जैसे एलिगेशन में लाभ और हानि वाले क्वेश्चन हुए थे ना, लाभ और हानि वाले क्वेश्चन, ऐसे मान के चलो प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर और गलत पे आपको 2 नंबर काट लिए जाएंगे। बात आती है कि भैया बीच में तो कुल मिला के जो आपको एवरेज मार्क्स मिलने चाहिए वो आएगा, लेकिन यहां एवरेज मार्क्स आपको नहीं दिए, टोटल मार्क्स दिए हैं। कितने दिए? 80। लेकिन मुझे चाहिए यहां पे एवरेज। तो देखो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे 80 अंक मिले हैं, लेकिन ये 80 अंक कितने क्वेश्चनों को सॉल्व करने पे मिले? इतने अंक मिले इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करने पे। तो एक एवरेज मार्क्स निकाल लूं, और एवरेज मार्क्स निकालूंगा तो देखो 20 चौक और 20 पंजे, 5 से काट दो, कितना आ जाएगा? पॉइंट, अच्छा सॉरी 20 तिया 60। कोई दिक्कत है? अगर 3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1.66 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है? या 1.33 सॉरी आ जाएगा। लेकिन छोड़ो 1.3 को, आप सीधा ये लिख दो कि 4/3 आ गया जी। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? इतने अंक आपको मिलने हैं। तो जब ये अलग अलग हो, जैसे देखो यहां तो नंबर कटते हैं और ये तो मिल रहे हैं आपको, तो इन्हें क्या करोगे? एक बार आप जोड़ दोगे। और जब एक जैसे हो तो आप क्या करोगे? इसे घटा दोगे। एक किस्म से जैसे क्वेश्चन था लाभ लाभ है तो घटाओगे, लाभ हानि है तो जोड़ोगे, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। फिर आपको पता है कि यहां पे आपका क्या आ जाएगा? अंकों का रेशियो आ जाएगा, और इस रेशियो में आप किसे बांट दोगे? 60 क्वेश्चन। क्लियर है? इसमें किसे बांट दोगे आप? 60 क्वेश्चनों। कोई दिक्कत? बांट लो। 3 दूनी 6, ये अलग अलग है। 3 दूनी 6 और 4 10/3, 3 तिया 9 में से 4 गया 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2:1। तो देखो 2 और 1 3, 3 यूनिट का मतलब है 60, 3 दूनी 20, और देखो 20 दूनी 40 और 20 एकम। तो सही आंसर कितने का दिया आपने? 40 का, और गलत कितने का दिया है? 20 का। ठीक है? लेकिन बस ये ध्यान रखना कि एक बार तो ये जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां नंबर कटे हैं और एवरेज आपने निकाला है नंबर जो मिले हैं। जैसे लाभ हानि वाला, उसमें चले जाना।
एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, घटेगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो है तरीका होता है वो होता है ऑप्शन का। सबसे अच्छा तरीका जो है ऑप्शन का होता है। चलिए हटा दिया जाए यदि हो गया हो सभी का। हटा दें सब चीज सीख लो, स्क्वायर एंड क्यूब निकालना कब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। बताइए दोस्तों, और ऑप्शन से कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 1 अंक दिया जाता है, वह गलत आंसर देने पर 1/3 अंक काट दिया जाता है। एक विद्यार्थी 120 क्वेश्चनों को हल करता है और 80 अंक प्राप्त होते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है? दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। हाँ सैटरडे क्लास चलेगी, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। हो सकता है जो मेरी मैथ की टाइमिंग होती है उसी चले, क्योंकि यूट्यूब पर नहीं जाएगी, एप्लीकेशन पे ही जाएगी। मेरी क्लास का नाम मैराथन क्लास नहीं है, मेरी क्लास का नाम है लंबी क्लास चलेगी, ठीक है। मैराथन तो वहीं आएगी यूट्यूब पे, मेरी क्लास का नाम है लंबी क्लास चलेगी, थोड़ी सी बस एरिया चलेगा। चलिए देखिए, एक परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है? 120 क्वेश्चनों को आपने सही किया और आपको 80 अंक मिलते हैं। तो देखिए 120 क्वेश्चनों को आपने जो सही किया है, कि 120 क्वेश्चनों को आपने हल किया है, कि सही नहीं हल किया है, तो मैंने माना। अब यह ध्यान रखना, मानोगे क्या चीज? जो क्वेश्चन ने पूछा है वही मानोगे। क्वेश्चन ने कहा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, तो आप ऑप्शन में यह मानोगे कि यदि मैं ए ऑप्शन को उठाता हूं तो मैं मानूंगा कि मान लो उसने 30 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। माननी वही चीज होती है जो क्वेश्चन ने पूछी है। कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? मैंने ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने माना 30 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। अगर 120 में से 30 का सही दिया है तो बचे 90, 90 का गलत दिया होगा। 90 का क्या दिया होगा? गलत दिया होगा। अब एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। आपने तो 30 क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 अंक, तो 30 क्वेश्चन सही करने पर 30 अंक। और नेगेटिव मार्किंग हमेशा क्या होगी? घटेगी। आपने 90 क्वेश्चन गलत किए और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपकी 1/3 नेगेटिव कटती है, जो आपकी रेलवे में कटती है, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो या कोई भी हो। रेलवे में हमेशा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो 3 तिया, अब 30 में से 30 के 0, इसे तो 0 अंक प्राप्त हुए, जबकि क्वेश्चन ने कितना बोला है? 80 अंक प्राप्त होने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। और ये चीज इतनी ना चल के दिमाग में कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छा है। बी ऑप्शन उठाया कि मान लो 90 क्वेश्चन सही, तो 30 क्या हुए? गलत। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 अंक और गलत पे 1/3 काट ले जाएंगे। 3 दाम 90 मिले थे, 10 नेगेटिव में चले गए, बचे कितने? और 80 तो अंक प्राप्त हो गए। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। बी ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे सही और गलत अंक वाले। चलिए तो हटा दें भी सभी। चलिए वो तो ये शुक्र मानो कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है, वरना सोच समझ के क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसे भी आप बाई ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, बताइए बताइए भाई। एक व्यक्ति 450 रुपए में कुछ गेंद खरीदता है। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो वह उतने ही पैसों में 5 गेंद अधिक खरीदता। तो गेंदों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? बताइए फटाफट, बताइए भाई। तो ये भी आपको ऑप्शन से ही करना है। जाने के लिए डिटेल भी जा सकते हो, लेकिन मैंने कल बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे।
नहीं, तुम्हारी इच्छा जितने क्वेश्चन करके आओ, लेकिन जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो वहां तो आप 100 के 100 क्वेश्चन भी कर आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 200 के 200 भी कर आओगे तो भी, बल्कि इसमें तो 160 ही है, 40-40 के हैं सब चीज। आधे लोग तो भी करंट अफेयर्स भी ना पढ़ रहे होंगे, इतने निश्चिंत बैठे हैं। और मैथ रीजनिंग को ही हल्के में ले गए बहुत सारे लोग तो। जबकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता होता है कि कोई भी एग्जाम हो यदि उसमें मैथ रीजनिंग है तो बिना मैथ रीजनिंग के वो एग्जाम नहीं निकल सकता, प्रत्येक बच्चे को पता होता है। चलिए देखिए दोस्तों, यहां समझिए, मैं इसे ऑप्शन से ही बताऊंगा, बाकी आपको यदि एक्स मान के करना हो तो बता दूंगा, लेकिन उसमें क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अच्छा, मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए, आप बहुत छोटी सी बात बताओ, क्वेश्चन को ऐसे लिखा रहने दो, मैं आपसे कहूं कि 10 गेंद मैंने मान लो 300 रुपए में खरीदी, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 गेंद मैंने 300 रुपए में खरीदी है, तो आप मुझे बताओ एक गेंद मैंने कितने रुपए में खरीदी होगी। तो मैंने एक गेंद खरीदी होगी कितने में, 30 रुपए में। कितने में, 30 में। इसका मतलब यह है कि यदि मैं टोटल प्राइस को गेंदों की संख्या से डिवाइड कर दूं तो एक गेंद का प्राइस आ जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है नहीं, और इतनी बात आपके समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। देखिए, इसने कहा है एक व्यक्ति 450 रुपए में कुछ गेंद खरीदता है, मुझे नहीं पता कितनी गेंद खरीदता है, कुछ गेंद खरीदता है, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता, देखो यहां से प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता, प्रत्येक का मतलब है कि एक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता, तो वह उतने ही पैसों में 5 गेंद अधिक खरीदता। तो गेंदों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछी है, संख्या। क्या पूछी है, संख्या। मैंने माना पहला ऑप्शन कि मान लो प्रारंभ में मेरे पास 15 गेंद थी, कितनी थी, इसका मतलब है कि 450 में मैंने 15 गेंद खरीदी हैं। अगर 15 गेंद 450 में खरीदी हैं तो एक गेंद कितने खरीदी होगी, एक गेंद कितने खरीदी होगी, 30 की। अपने क्वेश्चन के अनुसार आओ, मूल्य तो अब भी यही है, ध्यान रखना ये प्राइस आया है, अब संख्या नहीं है। एक गेंद कितने की, 30 की। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो वह उतने ही पैसों में 5 गेंद अधिक खरीदता। पहले गेंद खरीदता था 15, जब 5 गेंद अधिक खरीदता तो यहां गेंद कितनी खरीदना चाहिए, 20। और देखिए 0 से काटोगे तो यह आएगा 22.5। क्या इस प्राइस में 15 रुपए का डिफरेंस आया है, जबकि यहां डिफरेंस कितने का कह रहा है वो, कि मूल्य कितने रुपए कम होता, 15 रुपए। यहां 15 रुपए कम थोड़ी हो रहा है, 15 रुपए कम नहीं होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहां तो 7.5 रुपए कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, गलत। समझ रहे हो थोड़ी सी बात। हम बी ऑप्शन उठाते हैं कि 450 हमने उठाया कि मान लो हमने 10 गेंद खरीदी हैं और कितनी गेंद अधिक खरीदे हैं हम, 5। तो देखो इससे एक कैंसिल, एक गेंद कितने की आई, 45 की। जब मैं 5 गेंद अधिक खरीद रहा हूं लेकिन उतने ही पैसों में, तो 15 तिया एक गेंद कितने की पड़ी, यहां एक गेंद पड़ती थी मुझे 45 रुपए की और यहां एक गेंद पड़ गई है 30 रुपए की। तो आप मुझे बताओ प्राइस में कितने रुपए की कमी आई, प्राइस में कितने रुपए की कमी आई। और क्वेश्चन ने भी तो ये बोला था कि यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो उतने ही पैसों में, उतने ही पैसों मतलब 450 में ही 5 गेंद अधिक खरीदता। पहले 30 गेंद खरीद रहा था, अब कितनी, पहले 10 गेंद खरीद रहा था, अब कितनी खरीदेगा, 15। तो आप देखो यहां 15 रुपए का डिफरेंस आया है, क्वेश्चन ने भी 15 रुपए का डिफरेंस दिया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। कोई दिक्कत। अब यहां कंफ्यूजन होगा कभी कभी कि सीधा 15 रुपए घटा के लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन ये रुपए नहीं, क्या लिखोगे यहां, गेंद की संख्या। ठीक है। हाँ, लॉन्ग मेथड में बता रहा हूं, देखो लॉन्ग कैसे करोगे आप, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं जाऊंगा, अपना आप कर लियो। 450 रुपए में कुछ गेंद खरीदता है, मैंने मानी एक्स गेंद खरीदी है। तो आप मुझे बताओ यदि गेंद आपने 450 रुपए में एक्स गेंद खरीदी है तो ये एक गेंद का प्राइस आ गया इस समय पे, क्योंकि गेंद तो मूल्य को यदि मैं गेंदों की संख्या से डिवाइड करूं तो क्या आ जाता है, एक गेंद का। भाई मैं कहूं 10 गेंद 50 की खरीदी है तो एक गेंद कितने की पड़ी, 5 की पड़ी। क्लियर। और इसने कहा यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता, ये जो प्रत्येक गेंद का आपका प्राइस है ये वाला, यदि इसे 15 रुपए कम कर दूं, कितने रुपए कम कर दूं, 15 रुपए कम कर दूं, तो कह रहा है ये उतने ही पैसों में, मतलब कि 450 रुपए में ही
5 गेंद अधिक खरीदता, 5 गेंद अधिक खरीदता, पहले एक्स खरीदता था, अब कितनी खरीदेगा एक्स प्लस, अब कितनी खरीदेगा एक्स प्लस। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या आप यहां पे ऑप्शन उठा के धर लो, या आप यहां पे ऑप्शन उठा के धर लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। मैंने एक्स का मान जब मैं 10 मानूंगा, देखो यहां 10 लिखोगे तो कितना आएगा 45 माइनस 15 और 450, एक्स की जगह 10 लिखोगे, 10 और 5 15 तिया 45 में से 15 गए, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या है, एकदम क्लियर है, हो जाएगा। और ये गेंद ज्यादा भी खरीदी जा सकती है, ये गेंद कम भी खरीदी जा सकती है, ठीक है, लेकिन डिवाइड गेंदों की संख्या से ही होगा, प्राइस से नहीं होगा। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट चलते हैं। एक बार बता दो लिख के कि हो गया नोट या नहीं हुआ। अब आ गया होगा नीरज इससे, अगर तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई थी, अब इससे आगे होगी। डन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा ये रहा क्वेश्चन। बताइए भाई, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट मेथड रिपीट करना है, फर्स्ट मेथड भी वही था जो सेकंड था, बस वहां पे एक्स लिख लिया था, वहां पे एक्स नहीं लिखा था, तो इसमें आपको बता देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक व्यक्ति 108 रुपए में कुछ गेंद खरीदता है, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 3 रुपए अधिक होता तो उतने ही पैसों में वह 3 गेंद कम खरीदता। बस ध्यान रखना, आपको मतलब यहां गेंदों की संख्या से है। इस प्राइस को तो आपको सेटिस्फाई करना है कि डिफरेंस 3 का पैदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बताइए गेंदों की प्रारंभिक संख्या क्या थी। नॉर्मलाइजेशन का भाई पता नहीं उसमें, नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से बहुत बकवास चीज है। बकवास चीज इसलिए है, आपने पेपर आसान बनाया तो आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। अगर बच्चा 50 में से 50 नंबर ला रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो बच्चे की गलती थोड़ी, आपकी गलती, आपने पेपर आसान बनाया। आप पेपर हार्ड बनाओ, हो सकता है वो फिर भी 50 में से 50 ही लाए। इस बेस पे कहना कि यार पेपर आसान था इसलिए, क्योंकि जब नंबर बढ़ते थे तब बात अलग थी, अब जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं नंबर घटा भी रहे हैं, तो घटाने वाली बहुत बेकार चीज है। चलिए देखिए, एक व्यक्ति 108 रुपए में कुछ गेंद खरीदता है, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होता, 3 रुपए अधिक होता, तो उतने ही पैसों में वह 3 गेंद कम खरीदता, 3 गेंद कम खरीदता। देखिए 108 रुपए में आप कुछ गेंद खरीदते थे, 1900 तो कटेगा ही नहीं, और गेंद पॉइंटों में तो होंगी नहीं, है ना, पैसा तो पॉइंटों में आ भी सकता है, तो 1900 तो कटेगा नहीं, तो वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि डिफरेंस जो है पॉइंटों में नहीं दिखाना, सीधा सीधा दिखाना है 3 रुपए का, ठीक है। मैंने बी ऑप्शन उठाया कि मान लीजिए मैंने कितनी गेंद खरीदी है, 12। 108 रुपए में आपने 12 गेंद खरीदी है, तो एक गेंद कितने की खरीदी होगी, 9 रुपए की। कोई दिक्कत है। और अब आप इतने ही पैसों में, इतने ही पैसे का मतलब है 108 रुपए में, इतने ही पैसों में आप 3 गेंद कम खरीदते हो। ध्यान रखना नीचे क्या है, गेंदों की संख्या है। अब आप 3 गेंद कम खरीदते हो, पहले 12 खरीदी थी, तो कितनी खरीदोगे आप, 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। पहले आपकी एक गेंद थी 9 रुपए की, और अब आपकी एक गेंद है 12 रुपए की, तो आप मुझे बताओ मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 3 रुपए की। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी तो 3 रुपए अधिक था, कि यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 3 रुपए अधिक होता, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रत्येक गेंद का मूल्य 3 रुपए अधिक आ रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो अब बताइए, ऐसे भी हो जाएंगे गेंद वाले क्वेश्चन भी। चलो अब आगे समझ में ये चीज, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इससे अब आप थोड़ा सा टाइप बदल लीजिए। ये कुछ बहुत मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आ जाएं और आप अटक जाओ इस चीज में। चलिए बहुत जल्दी बता दो इसे, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना, ये तो बहुत आसान है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 72 से गुणा कर दिया, ठीक है।
यह उत्तर उसके सही उत्तर से 405 अधिक है, तो जिस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था वह संख्या कौन सी है? नोट थोड़ा जल्दी कर लगो यार, इससे आसान तो कुछ नहीं है। बताइए, इससे आसान भी कुछ नहीं है और पढ़ाई से आसान भी कुछ नहीं है। इस गर्मी में सारे काम आप देखोगे काम करने वालों को तो सब काम मुश्किल हैं, सबसे आसान काम जो है वो पढ़ाई का काम है। नो, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने इतनी सी बात बोली है। अच्छा, कल की क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, कल आपको, कल सैटरडे थोड़ी है, फ्राइडे है कल तो कल पढ़ाएंगे शेषफल में, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट, लेकिन फिर भी अलग से लिख देंगे जिससे आप पहचान जाओ। देखिए, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या थी, मैंने मान ली वो संख्या x थी, और मुझसे कहा गया कि इसमें आप 27 से गुणा कर दो। अब इसमें 27 से गुणा करता तो क्या आ जाता? 27x आ जाता, कोई दिक्कत है? लेकिन गलती से उसने 72 से गुणा कर दी। इसने गलती से क्या की? इसमें 72 से गुणा कर दी। कोई दिक्कत है? गलती से 72 से गुणा कर दिया। यदि यह उत्तर, मतलब कि कौन सा उत्तर? ये वाला। कौन सा? ये वाला। यदि यह आंसर सही आंसर से, सही आंसर तो ये था आपका, सही आंसर से 405 अधिक है, क्या बराबर लिख सकता हूं? देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो उत्तर है ना, अब ये सही उत्तर से, सही उत्तर तो ये वाला था, इससे 405 अधिक है, तो इसी में तो जोड़ोगे। जैसे मैं कहूं कि 4 जो है, जैसे मैं कहूं 6 जो है वो 4 से 2 अधिक है, तो 6 4 से 2 अधिक है, बराबर लिख सकता हूं। ये आंसर इस आंसर से 405 अधिक है, बराबर लिख दिया। बस इसे घटा दो, 72 में 27 घटाओगे, 12 में 7 गए 5 और 6 में से 2 गए 4, 45x इक्वल टू क्या है? 400। कोई दिक्कत है? और बस काट दो, 45 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा? 9। इसने क्वेश्चन ने ये कहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है? 9 है। हो जाएगा। और इतना दिमाग भी नहीं लगाना। देखो जब गलती से गुणा करने वाली बात आए ना, तो जिससे भी गुणा या भाग करवाएगा इन दोनों का डिफरेंस निकाल दियो। 72 में 27 गए 45, यूनिट का मान 450, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 9। और यही वो संख्या है। लेकिन कभी कभी यहां पे एक लाइन ऐसे बढ़ा सकता है, जैसे यहां कहा वह संख्या कौन सी है, वो ये भी कह सकता है कि उस संख्या के 50% का 3/4 क्या होगा। इसका मतलब संख्या तो आपने निकाल ली, तो 9 के 50% का 3/4 क्या होगा, तो एक लाइन एक्स्ट्रा भी वो बोल सकता है। ठीक है। 27x माइनस 27x बराबर 405 भी हो सकता है। तो भाई सब 27x में से आप 27x घटाओगे तो 0 नहीं बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आपकी। चलें आगे। चलिए, बहुत बालकों वाली चीजें हैं, ये बताइए फटाफट। बहुत जल्दी बताइए इसका भी क्या होगा। हाँ, कल मैंने क्वेश्चन भेजे थे बेसिक वाले, तो कितने कितने सही गए बाद में बताना आप क्लास के लास्ट में, कितने सही हुए कितने गलत हुए। मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया था उसका। 4-2 थोड़े सही नहीं आए थे उसके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मोहित। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वह संख्या क्या है। देखिए, आपको किसी संख्या का, वो संख्या मान ली मैंने x है, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन आपने गलती से इस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, और क्वेश्चन ने बोला है 3/4 ज्ञात कर दिया जो सही उत्तर से 150 अधिक था। आप मुझे बताओ, सही उत्तर तो ये है ना, क्योंकि आपसे तो ये कहा गया था, वो तो आपने गलती से किया है। तो इसने कहा है कि जो सही उत्तर से इससे 150 अधिक था, क्या बराबर लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। बस घटा दो आप, ये इधर चला जाएगा, तो 3/4x माइनस 3/14x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 28। 4 7 28, तो 7 तिया और 14 दूनी 28, तो 2 तिया इक्वल टू 150। 21 में 6 के 15, 15 धाम 150। x बराबर कितना आ जाएगा? 280। तो
तो इसका मतलब क्वेश्चन ने कहा वो संख्या क्या है, संख्या क्या है 200। अभी तो समझ जाओगे किस में से 6 के 15, 15 धाम 150 और 28 की उधर गुणा तो कितना आ जाएगा 280। तो कोई दिक्कत है इसमें? करने के लिए यहां भी ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन यहां ऑप्शन वाला तरीका जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। पच्चीस में से 21 सही थे, बाद में बताना किसके कितने सही थे, अब यहां तो तुम कुछ भी बोल लो। चलें इससे आगे। हाँ, इनका डिफरेंस करके डिवाइड कर दो, बिल्कुल। चलिए इससे आगे आ जाइए। बताइए, ये भी इसी पे आधारित है और ये शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर इससे थोड़ा सा अलग चलेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। ठीक है, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या कितनी है? बताओ। बताइए बहुत जल्दी से कि क्या है आपका आंसर। हाँ भाई, इंग्लिश में भी ये वाले क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा जो ना किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन भी जरूर करते चलना, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूलते चले जाओगे सब चीजों को। हो गया भाई? अच्छा देखिए, यहां पे एक लाइन समझना आप। इसने बोला है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। इस वाले भाग का मतलब तो है ऑफ। जैसे मैं कहूं कि 5 का 1/2 भाग क्या होगा, 5 का 1/2 भाग तो आप ऐसे निकालोगे, 5 का 1/2 भाग, है ना, ऐसे तो निकालोगे। लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इस वाले भाग का मतलब है यहां पे डिवाइड। वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, है ना, कि आया के 2 मीनिंग है। एक आया तो है आने वाला आया है, एक आया है जो काम करने वाली होती हैं लेडीज की, वो आया है ना। ऐसी हैं, इस भाग के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। एक भाग का मतलब तो है कि किसी संख्या का 3/2 भाग, जैसे 5 का 1/2 भाग निकालना हो तो ऐसे निकलेगा। और एक मैं कहूं कि 5 को 1/2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो ऐसे डिवाइड करूंगा। क्लियर है? यही तो मतलब है। तो ऐसी क्वेश्चन ने कहा है, देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका परिणाम सही आंसर से 10 कम था। सही आंसर तो ये होना चाहिए था, इससे 10 कम था। क्या बराबर लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? बस ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2x/3, है ना। तो देखो 3x/2 और इसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2x/3 और ये 10 उधर चला जाएगा तो प्लस। नीचे देखो 2 तिया 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए 5x बराबर 10, 5 दूनी और 6 दूनी। आंसर क्या आ जाएगा आपका कि वह संख्या क्या है आपकी, वह संख्या क्या है। ठीक है राजा यादव, ठीक है भाई। तो हो गया 12। तो इससे भी आगे चलें। अब इस टाइप को भी थोड़ा सा हम लोग बदल लेते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक? बड़ी आसान सी चीज है। तो चलिए, तो इससे भी थोड़ा सा अलग चलते हैं। नोट तो हो गया होगा सभी का। अब बात आती है बेंच वाले क्वेश्चनों की। बताइए, और ये जितने हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़े हुए हैं वो इसका बहुत जल्दी आंसर देंगे यदि थोड़ा सा भी रिविजन कर रखा होगा, जिन लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। बताइए, एक स्कूल में कुछ बेंच हैं। जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 3 बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाती हैं। इस स्कूल में कितनी बेंच व कितने विद्यार्थी हैं? बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नोट करो, जिनका नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे उन्हें, एक बार नोट कर लो आप बस। सबके अलग अलग आंसर आ गए हैं, ए भी है, बी भी है, सबके अलग अलग आंसर हैं। हो गया। देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, आप डिटेल भी कर सकते हो, कई तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नोट हो गया तो देखो यहां समझो, हो गया नोट, कोई नहीं बाद में भी नोट कर लेना। देखो बस एक बात समझ लो, हम थोड़ा सा समय आपका जरूर लेंगे, उस समय बड़ा कीमती है आपका। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि माना मेरे पास जो है 5 बेंच हैं। देखिए मैंने माना कि मेरे पास 5 बेंच हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। मेरे पास 5 बेंच हैं, मैंने कहा कि जब मैं प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाता हूं तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। मैं कहूं अपने पास से कि यदि मैं प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठा हूं तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक बेंच की आवश्यकता और पड़ेगी तो 5 बेंच तो आपके पास पहले से ही है, एक बेंच आपको चाहिए। यह कब आवश्यकता पड़ रही है? जब प्रत्येक बेंच पर आप कितने विद्यार्थी बैठाते हो? 1 पर 2 बैठेंगे तो 6 पर कितने बैठ जाएंगे? 12। यह क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। यह क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। ऐसी मैं अपने पास से लैंग्वेज कहूं कि जब मैं प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाता हूं तो एक बेंच खाली रह जाती है। भाई आप देखो, यदि आप बेंच पे कम जने बैठाओगे, एक पर बस 2-2 बैठाते चले गए तो हो सकता है बेंच और मंगाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन जब आप एक बेंच पे 3-3 बैठा दोगे तो हो सकता है बेंच खाली भी रह जाए। आप ज्यादा संख्या में बैठे हो तो बेंच खाली भी रह सकती है। जब मैं प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाता हूं तो मैं कहूं कि एक बेंच खाली रह जाती है। आपके पास 5 बेंच थी लेकिन एक रहेगी खाली। कब? जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठा है। तो 5 में से एक गया 4, 4 तिया। अब यहां पे एक बात बताओ बस मुझे छोटी सी, विद्यार्थियों की संख्या यहां भी 12 है और विद्यार्थियों की संख्या यहां भी 12 है। क्या विद्यार्थियों की संख्या में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ा ना। फर्क किस पे पड़ रहा है? बेंच की संख्या में। अगर आप एक बेंच पर कम विद्यार्थी बैठाते हो तो ज्यादा बेंच चाहिए, और एक बेंच पर आप ज्यादा विद्यार्थी बैठे होते हो तो कम बेंच चाहिए। क्या कोई फर्क पड़ रहा है? इससे नहीं। इसे यदि मैं x मान के करने लग जाऊं तो मैं कहूं मेरे पास x बेंच है। जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो एक बेंच की आवश्यकता पड़ती है। अब एक बेंच की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? x प्लस का और 1 पर 2। तो बस ये ध्यान रखना, इसमें जब विद्यार्थियों की संख्या गुणा की तो ये क्या आई? विद्यार्थियों की संख्या। इस कंडीशन में एक बेंच खाली रह गई थी, यहां प्रत्येक पर 3, तो ये भी क्या है? विद्यार्थियों की। और विद्यार्थियों की संख्या हर हाल में क्या है? विद्यार्थियों की संख्या हर हाल में क्या है? बराबर है। इसी को बता रहा हूं, हर हाल में बराबर है। तो देखिए 2x प्लस 2, यहां 3x माइनस का 3, ये 2x इधर जाएगा, 3x में से 2x के बचा कितना? और माइनस का 3 इधर जुड़ेगा, 3 और 2 x आपने बेंच मानी थी तो बेंच तो आ गया आपके पास 5। डिटेल यदि मैं कहूं, और यदि विद्यार्थियों की संख्या देखूं, यदि विद्यार्थियों की संख्या देखूं तो दोस्तों इस x के मान को चाहे तो इस वाले स्टेप में रख लो और चाहे इस वाले स्टेप में रख लो, दोनों का आपको पता है कि दोनों से बराबर ही आंसर आएगा। यदि मैं यहां रखता हूं, देखो 5 और 1 6 दूनी विद्यार्थी हैं 12। ऐसी यदि यहां रखता हूं 5 में से 1 गया 4 तिया, क्या डिटेल में कोई आफत है किसी को? हो जाएगा डिटेल पक्का। इसी को मैंने x मान के देख लिया। अब उसे आप x मान के कर सकते हो, लेकिन यहीं पे एक चीज और बता दें जिससे आपको एग्जाम में करना है, वो चीज समझ लो आप। कोई दिक्कत तो ना है? क्योंकि समय कीमती है, तो मैं थोड़ा सा, चाहे आने वाले इलेक्शनों में आप जिंदाबाद के नारे लगाते पे वहां टाइम की आपको नहीं दिक्कत होगी, लेकिन यहां दिक्कत हो सकती है। आपको एग्जाम में कैसे करना है देखिए। अच्छा एक चीज और समझना, मैं आगे जाके क्वेश्चन लाऊंगा अभी। यहां बेंच की आवश्यकता पड़ी है। बेंच पे एक विद्यार्थी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, 5 ही बैठ सकते हैं। लेकिन यदि कहे ना कि एक सीट की आवश्यकता पड़ती है तो एक सीट पे एक ही जना बैठेगा, ध्यान रखना। अगर सीट की आवश्यकता पड़े तो सीट का मतलब है एक सीट की आवश्यकता पड़ गई तो इसका मतलब एक ही स्टूडेंट है। क्लियर है? देखो आपको कैसे करना है।
जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो मैंने कहा कितनी बेंच की आवश्यकता पड़ गई थी, 1 बेंच की आवश्यकता और पड़ती है, यही बोला है। और जब प्रत्येक बेंच पर कितने 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 1 बेंच खाली रह जाती है। इतना कर लोगे। अब देखिए, इसकी इसमें गुणा कर लेना 2 एकम, और इसकी इसमें गुणा कर लेना 3 एकम, और करना बस ये है कि इन दोनों को तो जोड़ देना 3 और 2, और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना। इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 से डिवाइड कर दो तो आ गया 5। तो ध्यान रखना ये तो आ जाएगी आपकी बेंच की संख्या। बेंच कितनी है, 5। फिर से समझ लो, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाता हूं तो 1 की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ गई तो प्लस ले लूंगा। और जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाता हूं तो 1 खाली रह जाती है, खाली है तो माइनस ले लूंगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो बस करना क्या है, इसकी इसमें गुणा करो 2 एकम 2, इसकी इसमें गुणा करो 3 एकम 3। और करना यह है कि जब ये अलग अलग होना, 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस, तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन यदि एक जैसे हो तो क्या होगा, घटेगा। एक जैसे वैसे बहुत कमी से आपको चांस मिलेंगे ऐसे, फिर भी ध्यान रखना यदि एक जैसे हो तो हमेशा घटेगा। अलग अलग है तो जोड़ दो, देखो 2 और 3 5, जोड़ के इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दो। इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 पंजे 5। जो भी आंसर निकल के आएगा ये आएगी आपकी बेंच की संख्या। बात समझे, बेंच की संख्या। और यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हो तो ध्यान से देखना, देखो यदि इस वाले स्टेप को लेता हूं तो 1 बेंच की आवश्यकता पड़ गई है ना, 5 बेंच है, कितनी होनी चाहिए, 5 और 1 6, 6 दूनी विद्यार्थी होंगे 12। और यदि वाला स्टेप लेते हो तो 1 बेंच खाली रह जाती है, तो देखो 5 में से 1 गया, 4 तिया स्टूडेंट है 12। कर लोगे। अब कोई दिक्कत होगी तो आ जाए क्वेश्चन पे अपने। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, अपना लो वही तरीका सीधा शॉर्ट वाला। एक्स वैक्स तो नहीं मानना, मानना हो तो मान लेना एक्स। देखिए कुछ बेंच हैं, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 3 की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाती हैं। देखिए 2 तिया 6, 3 चौक, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे। और 99% ये अलग ही अलग होंगे, 18। और बस इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दो। कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो ध्यान रखना आपकी बेंच तो कितनी आ गई, आप कह दोगे बेंच तो आ गई 18। और दूसरा, यदि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो इनमें से कोई सा भी स्टेप ले लेना। यदि मैं ये वाला स्टेप लेता हूं ये, तो इस कंडीशन में आपके पास 18 बेंच थी, लेकिन 3 की आवश्यकता पड़ गई है, तो 18 और 3 21। और एक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं तो 21 पे कितने बैठेंगे। और चाहे आप ये वाला स्टेप ले लो तो यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा। 18 में से 4 गए 14, और 14 तिया तो भी आंसर 42। उम्मीद करता हूं कि बेंच वाला क्वेश्चन आप समझे होंगे। हटा दें सब, समझ गए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया नेक्स्ट, इसी के जैसा बताओ। एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता और होती है। लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती हैं। तो कितनी बेंच व कितने विद्यार्थी हैं, बताओ। ऑप्शन की जरूरत तो नहीं है यार, ये मत कहो लॉन्ग बता दो। आपको 3 मेथड बता दिए, कम है। एक्स मान लो, हो जाएगा लॉन्ग, क्या दिक्कत है? बस ये होता है ऑनलाइन में, मन को बड़ी मतलब कलेजे को ठंडक पड़ती है कि हाँ मेगा कमेंट पढ़ लिया गया। और कुछ नहीं होता इससे ज्यादा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि देखो मेगा कमेंट पढ़ा गया, है ना। हटा दें इसे, हो गया सभी का। देखिए जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता हो पड़ती है।
लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 2 बेंच खाली आ जाती हैं। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। इन्हें जोड़ देंगे 12 और 8। ध्यान रखना अगर एक जैसे होंगे तो घटाओगे ही। यदि यहां भी आवश्यक 12 और 8 20, यदि यहां भी आवश्यकता ही पड़े और यहां भी आवश्यकता ही पड़े तो घटाने हैं। 20 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड करो तो डिफरेंस कितने का है? तो 20 तो क्या आ गया आपके पास? बेंच। और यदि आपको विद्यार्थी निकालने हैं, विद्यार्थी निकालने हैं तो आप क्या करोगे? देखिए, यदि ये वाला स्टेप लेता हूं तो 20 और 4 24 तिया 72, और यदि ये वाला स्टेप लेते हो 20 में से दोगे 18 चौक पक्का। तो देखो अगर ये वाला स्टेप हम लेते हैं सीधा तो 20 + 4 24 बेंच है और प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाते हो तो 24 तिया। किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हो जाएगा। ये भी कोई याद मत कर लेना कि हमेशा नीचे 1 ही आएगा। यहां 2 भी आ सकता है, यहां 3 भी आ सकता है, यहां 7 भी आ सकता है, यहां 10 भी आ सकता है। जितने का भी डिफरेंस बनेगा वही आएगा नीचे। कभी कोई याद कर ले कि ये तो बेफालतू में नीचे 1 लिखा जाएगा, सीधा इसे जोड़ो आंसर। तो चलें इससे भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए, नो डाउट। तो आ जाइए नेक्स्ट फटाफट से। ये आ गया नेक्स्ट। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। बताइए भाई। आया किसी का कुछ? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस 2 लॉकडाउन में लोग इतने ठाली हो गए हैं कि ऐसे डायलॉग भी इतने सुन लिए हैं, मतलब जो मोटिवेशन डायलॉग होते हैं इतने सुन लिए हैं कि हद से ज्यादा। अब तो कोई अगर फेसबुक की कोई वीडियो शेयर भी करता है ना किसी को तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि मैंने देख रखी है। क्योंकि जितने तुम ठाली हो तुमसे ज्यादा हम ठाली बैठे हैं। 52 बेंच 180 स्टूडेंट, तो ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा कुछ है? इसका मतलब ऑप्शन गलत है। अगर थोड़े से होश में हो, ज्यादा नशा नहीं किया है, अगर ज्यादा नशा नहीं किया है तो यहां बेंच की आवश्यकता पड़ी है या सीट की? हाँ बताओ। अगर थोड़ा सा ज्यादा नशा ना हो तो यहां सीट की आवश्यकता है। मैंने बोला सीट का मतलब है एक सीट पे एक ही विद्यार्थी। क्लियर है? और यहां भी सीट है, बेंच नहीं है। तुम बेहोशी में लग गए। 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 8 सीट की आवश्यकता है ना। 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 7 सीट खाली। 3 अट्ठे 24 है ना, 4 सत्ते 28 यहां जोड़ने लग गए। 52 तो क्या हो जाएगा? बेंच हो जाएंगी हैं। ये बिल्कुल गलत है। तुम भी सब पंथी हो गए हो ना। मानने तो छक्के ही मानने, नहीं मानने ही ना। इसलिए तो धोनी को बेस्ट कैप्टन कहा जाता है कि वो टिक के खेलता है। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य बना के पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके बाद करिए। देखिए दोस्तों, जहां सीट की बात आ जाए, सीट का मतलब है एक सीट पर एक ही विद्यार्थी बैठेगा। मैं इसे आपको थोड़ा सा पहले डिटेल बता देता हूं, उसके बाद मैं वही शॉर्ट ट्रिक ले आऊंगा जो मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं। देखिए, आपसे बोला गया कि स्कूल में कुछ बेंच हैं। हमने बेंच मान ली कि हमारे पास मान लीजिए x बेंच है। क्लियर है? जब आप प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाते हो, 3 विद्यार्थी बैठाते हो, आप बताइए एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठेंगे तो x बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठ जाएंगे? 3x। कोई दिक्कत है? तो आपकी 8 सीटों की आवश्यकता और पड़ती है, बेंच की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीटों की। और 8 सीट का मतलब है कि 8 विद्यार्थी भी खड़े हुए हैं 8 सीटों। लो आप एक किस्म से स्टूल ले आते हैं ना कि 8 सीटों ले जाओ, तो इसका मतलब है कि इतने विद्यार्थी तो बैठ चुके हैं लेकिन 8 सीटों की आवश्यकता और पड़ गई। इसका मतलब 8 स्टूडेंट हो गए आपके पास अभी।
क्लियर है? ये मैंने x में 8 नहीं जोड़ा, ये मैंने विद्यार्थियों की संख्या में 8 जोड़ा है। क्लियर है? तो ये क्या हुई आपकी विद्यार्थियों की संख्या, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसी जब मैं प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाता हूं तो एक बेंच पर 4 बैठेंगे तो x बेंच पर कितने बैठ जाएंगे? 4x। तो 7 सीट खाली रह जाती हैं, 7 स्टूल क्या पड़े हैं? बिल्कुल खाली पड़े हैं। इसका मतलब 7 सीट खाली पड़ी हैं। तो ये भी क्या है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? ये भी क्या है? नंबर ऑफ। देखो अगर बेंच खाली रहती तो मैं फिर ये कहता कि x माइनस का 7 और तब गुणा करता, ये कंप्लीट बेंच कहलाती। लेकिन सीट का मतलब है कि सीट खाली हैं, इसका मतलब 7 विद्यार्थी आए नहीं है। तो ये भी विद्यार्थियों की संख्या और ये भी विद्यार्थियों की संख्या, जो कि क्या होगी आपस में? बिल्कुल बराबर होगी। विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल बराबर। तो ये 3x इधर जाएगा, 4x में से 3x गया, बचा कितना? x। ये 7 इधर आ जाएगा, 8 और 7, तो ये तो आ गया आपके पास बेंच। क्लियर है? और दूसरा, यदि आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, यदि आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो x का मान चाहे तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दो, दोनों से आ जाएगा। यदि मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूं इसमें, तो 3 गुणा x का मान 15 प्लस का है 8, 15 तिया 45 और 8 कितना आ जाएगा? और चाहे आप दोस्तों यहां रख लो, देखो 15 चौका 60, 60 में से 7 घटाओगे तो भी कितना आएगा? 53 आएगा। अब मुझे बताओ थोड़ी सी कहानी समझ में आई इसकी? सीट का मतलब अलग है। मैं अभी उसी शॉर्ट ट्रिक पे आ गया हूं जो मैंने आपको बताई थी। चलिए देखिए आपको क्या करना है। देखिए उसी शॉर्ट ट्रिक को लगा हूं मैं। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, समझो जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 8 सीटों की आवश्यकता हो पड़ती है। बस दिमाग में यह रहना चाहिए कि बेंच नहीं है, क्या है? ये सीट है। लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 7 सीट खाली रह जाती है। अच्छा देखो इतना सा डिफरेंस है। अपनी कॉपी में जिस हिसाब से लिखना चाहो याद रखने के लिए, उस हिसाब से आप लिख लेना। यदि बेंच की आवश्यकता पड़ती तो गुणा करता, लेकिन यदि सीट की आवश्यकता पड़ी है या सीट खाली नहीं है तो बस यहां गुणा नहीं होगी बिल्कुल भी, बाकी सब काम वही होगा। देखो सीधा इसे जोड़ दूंगा यहां पे, 8 और 7 15 और इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दो। कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो ये तो आ जाएंगी बेंच, ये तो क्या आ जाएंगी? बेंच। बस क्या है कि यदि सीटों वाला स्टेप है तो गुणा नहीं होगी, बाकी सब कुछ वर्क वही है। और यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो देखो बस क्या करना है आपको। भाई गुणा तो बेंच में होती है ना विद्यार्थियों की, सीटों में तो नहीं होती। अगर ये वाला स्टेप उठाता हूं ये, तो आपके पास 15 बेंच हैं और एक बेंच पर जब मैं 3 विद्यार्थी बैठाऊंगा तो 15 तिया 45 विद्यार्थी बैठ गए और 8 खड़े हैं अभी, 45 और 8 53। यदि ये वाला स्टेप लेता हूं तो 15 तिया 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 53 विद्यार्थी हैं। और यदि ये वाला स्टेप लेता हूं तो आपके पास 15 बेंच हैं। जब आप एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाओगे तो 15 चौका 60, 60 विद्यार्थी हो गए, लेकिन 7 सीट खाली हैं। तो 60 में से आप 7 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 53 आएगा। अब बताइए हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? पक्का? और दिमाग बंद मत रखना बिल्कुल। यहां ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन शायद वो टाइप हुआ नहीं है, देख लेंगे एक बार। ऐसा भी हो सकता था कि पहले स्टेप में तो बेंच की आवश्यकता पड़ती और दूसरे स्टेप में सीट खाली रहती। ठीक है, तो अगर एक स्टेप बेंच वाला हो और एक स्टेप सीट वाला हो तो ध्यान रखना, जिसमें बेंच वाला स्टेप हो उसमें तो गुणा ही करोगे और सीट वाले में गुणा नहीं करोगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे हो। कभी ऐसा भी हो जाए कि एक स्टेप बेंच वाला और एक स्टेप सीट वाला, तो जहां बेंच वाला स्टेप हो वहां 100% गुणा होगी। इस चीज का ध्यान रखना। नहीं कुछ कन्वर्ट नहीं करना। हो जाएगा क्वेश्चन? चले नेक्स्ट से। जैसे अगर बाई चांस में ही कह देता ना कि ये सीट की जगह बेंच होती, तो आप ये कहते 3 अट्ठे
और ये सीटी होती तो यहां 7 ही रह जाता नहीं, फिर 24 और 7 31 और डिफरेंस 1 का, तो 31 तो हो जाती है आपकी क्या बेंच। मैं एग्जाम्पल वैसे ही बता रहा हूं, 31 तो क्या हो जाती बेंच। तो जब इसकी बेंच वाले में गुणा करते तो पहले बेंच जुड़ती कि 31 और 8 39, फिर इसमें गुणा होती। लेकिन जब सीट वाले स्टेप से आप स्टूडेंट की संख्या निकालते तो पहले बेंच में विद्यार्थियों की संख्या गुणा करते और उसके बाद क्या होती वहां से सीट घटाते। क्लियर है? हो जाएगा सभी का? चलिए, तो इससे अलग है बिल्कुल टाइप चेंज, और बड़ा आसान सा टाइप है। थोड़ा सेब खाइए आप और सेहत बनाइए, ठीक है? चाउमीन मोमोज छोड़ के सेब खाओ। बताइए दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लो, इतना भी दिमाग सही ना है कि दिमाग में हो जाए, ठीक है? बताइए, आपको 2 मिनट का समय देता हूं मैं। अच्छा कौशल, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बात अलग है, आप कितना अच्छा पढ़ते हो वो बात निर्भर करेगी, ठीक है? बताइए फटाफट, जिसका भी आ जाता है और जो भी आंसर आपका आ जाए वो आप हमें लिख दीजिए, फिर इससे भी कुछ हम लोग अलग चलेंगे। नहीं आ रहा, मोहित का आंसर आया है 127, लेकिन मोहित का ही आंसर 63 भी आया है। राकेश का आंसर 64 आया है। चलिए अब यहां पे समझिए, देखिए थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन छोड़ दो और देखो समझो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अपने पास से एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मेरे पास 3 सेब थे, कितने थे? 3 सेब। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास जब 3 सेब हैं तो मैंने क्या किया, पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा सेब दिया। अब कुल सेब मेरे पास 3 है, तो सीधी सी बात है कुल सेब का आधा सेब जब मैं दूंगा तो सीधी सी बात है 1.5 सेब दे दूंगा, और 1.5 ग्राहक को बेच दिया तो 1.5 मेरे पास बच गए होंगे, 1.5 ही मेरे पास बच गए होंगे। लेकिन तुरंत अगली लाइन में मैंने बोला कि 1 सेब का आधा सेब और देता है। देखो कुल सेबों का आधा भाग तो दे दिया, और 1 सेब का आधा भाग और दिया जाता है, इसका मतलब ये जो आधा भाग था ये भी मैंने ग्राहक को ही दे दिया, ये भी मैंने ग्राहक को ही दे दिया। कोई दिक्कत है? तो मेरे पास तो क्या बचा इस समय पे? 1 सेब बचा। क्या बचा? 1 बचा। कोई दिक्कत है? अब मैं इसी क्वेश्चन में कहने लग जाऊं कि बताइए ग्राहक को बेचने से पहले मेरे पास कितने सेब थे? ग्राहक को बेचने से पहले मेरे पास कितने सेब थे? तो आप मुझे यहां पे बताइए, यदि मेरे पास 1 सेब बचा इस समय पे, मेरे पास कितना बचा है? 1। यदि मैं आधा सेब ना देता उसे, यदि मैं आधा सेब ना देता तो वो आधा सेब मेरे पास ही होता। जो मैंने 1 सेब का आधा सेब उसे दिया, यदि आधा सेब ना देता उसे तो आधा सेब मेरे पास ही होता, और इसका मतलब यह है कि दोनों आधे आधे होते। बात समझ रहे हो? जो मैंने 1 सेब का आधा सेब दिया है, यदि वो आधा सेब मैं ना दूं तो वो मेरे पास ही रहेगा। और इसका मतलब अब यह है कि दोनों के पास बिल्कुल आधे आधे सेब हैं, कि जितने मेरे पास हैं उतने ही ग्राहक के पास हैं। कोई दिक्कत है? यदि मैं कहूं शुरुआत में कितने सेब थे, तो सीधी सी बात है इसका दुगना ही तो होंगे भाई, आधे आधे हैं तो इसका दुगना ही तो होंगे। 2 एकम 2, 1 3/2, और गुणा 2 की करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि 3। चाहे तो इसे जोड़ लो, चाहे 2 की गुणा कर लो, बात तो सेम है, बात तो सेम है। कोई दिक्कत है? नहीं। बता दो दोबारा से, कोई दिक्कत तो नहीं है?
है दिक्कत? समझो, समझिए, मेरे पास 5 सेब हैं, मैं एक ग्राहक को आधे सेब बेच देता हूं। जब आधे सेब बेच देता हूं तो सीधी सी बात है 2.5 सेब बेच दिए मैंने और मेरे पास भी 2.5 बचे। क्लियर है? एक ग्राहक को मैं आधे सेब बेचता हूं और एक सेब का आधा सेब और देता हूं। ये वाला लाइन पढ़ो, वह एक सेब का आधा और देता है। तो एक सेब का आधा और देता है, ये आधा पार्ट भी मैंने इसे ही दे दिया। जब एक सेब का आधा भाग और दे दिया तो सीधी सी बात है मेरे पास कितने सेब बचे? क्लियर है? मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि बताइए प्रारंभ में, मतलब कि पहले मेरे पास कुल कितने सेब थे? अभी मुझे नहीं पता कुल कितने सेब थे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने जो एक सेब का आधा सेब दिया था ना, यदि वो ना दूं, मैं जो एक सेब का आधा सेब दिया था ये वाला, यदि ये ना दूं, जब ना दूंगा तो ये मेरे पास रहेगा, और मेरे पास रहेगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास और ग्राहक के पास, दोनों के पास बराबर सेब है। आधे आधे, आधा मुझ पे और आधा उस पे, दोनों के पास बराबर है। अब बिल्कुल इनिशियल में जाऊं तो चाहे तो इन दोनों को जोड़ दो या सीधी इसमें 2 की ना गुणा कर लूं कि इतने ही मेरे पास है और इतने ही ग्राहक के पास है, दोनों की गुणा कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब शुरुआत में कितने सेब थे मेरे पास? कितने थे? 5। थोड़ी सी समझ में आई बात? थोड़ी सी आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ आप क्वेश्चन पे देखिए। इसने बोला एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा, वह एक सेब का आधा और देता है। क्लियर है? वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे हुए सेबों का आधा और एक सेब का आधा और देता है। इसी प्रकार से वह तीसरे, चौथे व 5वें ग्राहक को भी बेचता है। अब उसके पास 3 सेब बचते हैं। अब उसके पास 3 सेब बचते हैं। तो यहां पे देखो, ध्यान से समझना बहुत। यदि मैं कहूं कि 5वें ग्राहक को बेचने से पहले मेरे पास कितने सेब होने चाहिए, तो देखिए, यदि मैं कहूं कि 5वें ग्राहक को बेचने से पहले मेरे पास कितने सेब होने चाहिए, मैंने टोटल 5 ग्राहकों को तो बेचा है, 5वें ग्राहक को बेचने से पहले मेरे पास कितने सेब होने चाहिए, तो आप मुझे बताइए लास्ट में आपके पास कितने सेब बचे हैं? कितने बचे हैं? 3। लास्ट में आपके पास 3 सेब बचे हैं। अब यदि मैं एक सेब का आधा सेब ना देता तो मेरे पास 3.5 होते। समझ गए हो? यदि एक सेब का आधा सेब ना देता तो मेरे पास 3.5 होते, मेरे पास भी 3.5 होते और 5वें ग्राहक के पास भी 3.5 ही होते। क्लियर है? तो 5वें ग्राहक को बेचने से पहले यदि मैं देखूं कि कुल सेब कितने होते, तो इसका क्या कर दूं? दुगना। देखो फिर से समझो, मेरे पास इस समय पर 3 सेब हैं, बिल्कुल 5वें ग्राहक को जब बेच दिया उसके पास मेरे पास कितने बचे? 3। लेकिन यदि एक सेब का आधा सेब ना देता ना तो मेरे पास 3.5 होते, 3.5 ही मेरे पास होते और 3.5 ही ग्राहक के पास होते। इसका मतलब बेचने से पहले मेरे पास होते 7 सेब। कितने? 7। 21 में गुणा करो तो कितना आएगा? 7। बस यही क्रम अपनाना है। देखो, चौथे ग्राहक को बेचने से पहले कितने होते? तो 7 है, तो मैं कहूंगा 7.5। अब इसका क्या कर दोगे कि 7.5 मुझ पर, 7.5 ग्राहक को दे दिए मैंने, तो मुझ पर कितने होने चाहिए? 2 सत्ते 14, 15/2 कट जाएगा। ऐसे तीसरे ग्राहक को बेचने से पहले तो 15.5 होते, और इसका क्या कर दोगे? 15 दूनी 30 और 1। ऐसी दूसरे ग्राहक को बेचने से पहले कितने होते? 31.5, और इसका क्या कर दो? 31 दूनी 62 और 1। और ऐसी पहले ग्राहक को बेचने से पहले मेरे पास कितने सेब होते? अगर उसके पास 63 है, आधा सेब ना देता तो 63.5 मेरे पास होते और 63.5 ही उसके पास होते, दुगना। तो 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 126 और 1 कितना हो जाएगा? 100। तो पहले ग्राहक को बेचने से भी पहले मेरे पास 127, मतलब प्रारंभ में कितने सेब थे? 100। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, करना ऐसे ही पड़ेगा। इस चीज से निश्चिंत रहना। ये तो मैंने मैक्सिमम ग्राहक दिए 5, वरना आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 2। क्लियर है? फटाफट नोट कीजिए। अगर कम से कम समझ में भी ना आया होगा तो इतना समझ में आ गया होगा कि आधा आधा जोड़ो और दुगना करते चले जाओ, है ना? इतना जरूर पल्ले पड़ गया होगा। सेब खाना मामूली बात थोड़ी है। वो मौसम ना चल रहा हो कि टीन टप्पड़ प्लास्टिक सबसे सेब बिकते गए गाँव में,
है ना, और तो थोड़े महंगे चल रहे हैं सेब। जब लोहे प्लास्टिक से बिके हैं तो तब हम एससीएम हिट एलसीएम चलावे हैं, और वहां पे सस्ते बिके हैं फिर सेब हमारे। अब तो मेहमान भी केले लेकर आते, यानी पहले 1 दर्जन केले लेकर आ गए। चलिए हुआ भी। गुना 2 इसलिए क्योंकि आधे मेरे पास और आधे ही ग्राहक के पास, आधे मेरे पास है और आधे ही ग्राहक के पास है। ठीक है, चलिए इस टाइप का नेक्स्ट आ जाइए आप। हटा दें, ऐसा हो गया सभी का। नेक्स्ट आ जाओ, बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या होगा, बहुत जल्दी से बता दीजिए। बताइए। दो सौ पचपन और भी है किसी कुछ? 255 बिल्कुल ठीक है। तो हो जाएगा सभी का ऐसा। देखिए सीधा आप कहोगे कितने ग्राहक को बेचा है? तीसरे और चौथे। ठीक है, तो चौथे ग्राहक को बेचने से पहले, कंप्लीट लाइन तो ना लिखूं, सीधा चौथे ग्राहक को बेचने से पहले आपके पास लास्ट में 15 सेब बचे थे, तो आपने जो एक सेब का आधा दिया था ना वो मत दो। तो इसका मतलब यह है कि इतने ही सेब आप पे हैं और इतने ही सेब किस पे हैं? ग्राहक पे हैं। तो इसका क्या करोगे आप? डबल। 15 दूनी 30 और 1, ऐसी तीसरे ग्राहक को बेचने से पहले 31 सही 1/2, और इसमें किसी गुणा कर दोगे को 31 दूनी 62 और 1 63। ऐसी दूसरे ग्राहक को बेचने से पहले इसका तो बस क्या करना है, जो आधा सेब देते हो ना, एक सेब का आधा, उसे आप वापसी लेते जा रहे हो। और उसका सीधा सा सिद्धांत यह है कि अब इतने ही मुझ पे हैं, उतने ही ग्राहक पे हैं। तो 63 दूनी 126 और एक कितना हो जाएगा? 127। फिर पहले ग्राहक को बेचने से पहले, तो 127 में 1/2 और इंटू कितना कर दोगे? दुगना। तो ये हो जाएगा 154 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 255। 255, तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, 255 हो जाएगा सभी का। कोई दिक्कत है इस टाइप में? हटा दिया जाए इसे। तो अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी आपकी फ्रैक्शन की, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है या कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, इन चीजों को हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। ठीक है, हटा दें इसे।
चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन में ही अब एक चीज एक्स्ट्रा लाते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, हमें कैसे पता चले। अच्छा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको नजर आएंगी कि यदि अंश और हर में डिफरेंस कम है तो कम वाली बड़ी भिन्न है, बड़ी वाली छोटी भिन्न है, लेकिन ये जो है फेल हो जाती है कहीं भी जाके। ठीक है, मैंने खुद मतलब बहुत सारे लगाएंगे हम इसे जरूर, लेकिन 10% क्वेश्चन में फेल होती हुई नजर आ जाएगी। तो ऐसा ना हो कभी आप मेहनत भी करो वो फेल हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे कैसे फेल होगी। देखें यहां पे, हटा दें इसे। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं फ्रैक्शन की, मतलब कि भिन्न की, अलग चैप्टर मत डाल ली हो, यही है सिंप्लीफिकेशन में कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए मान लीजिए मैं अपने पास से कोई भी भिन्न लिख लेता हूं। मैंने एक भिन्न तो लिख ली मान लो 3/4 और एक भिन्न लिख ली मैंने 5/7। मैं कहूं इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, ये आपको बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। परिभाषा तो ना बतानी इनकी कि साधारण भिन्न कौन सी होती है, दशमलव भिन्न कौन सी होती है। दशमलव भिन्न हमेशा वो होती हैं कि जैसे कहीं लिखा हो 3/10 या लिखा हो 21/100, क्योंकि जब डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा दशमलव भिन्न। और कहने के लिए मैं इनका नाम भी दशमलव में ही दे सकता हूं कि यदि डिवाइड करने पर आंसर दशमलव में आता है तो वो भी दशमलव भिन्न ही कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। एक तरीका तो है कि आप 4 से डिवाइड करो और पॉइंटों में आंसर निकालो, और एक तरीका आपका यह आता है, देखिए आपको क्या काम करना है, इसकी तो करना इसमें मल्टीप्लाई 7 तिया और इसकी करना आप इसमें मल्टीप्लाई 4 पंजे। कोई दिक्कत है? अब आप ये बताओ 21 बड़ी संख्या है या 20 बड़ी संख्या है? 21 बड़ी संख्या है, जिसके ऊपर बड़ी संख्या है ध्यान रखना वही भिन्न आपकी बड़ी है। तो यहां जो है यदि मैं कहूं कि बड़ी भिन्न कौन सी है तो बड़ी भिन्न है आपकी 3/4, और मैं कहूं छोटी भिन्न कौन सी है तो आप कहोगे छोटी भिन्न है आपके पास 5/7। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। एक तरीका एक किस्म से ये हो गया कि जैसे मैं एलसीएम ले रहा हूं यहां पे, कि मैंने नीचे एलसीएम लिया 7 चौक 28 और देखो 7 तिया 21 और 4 पंजे 20। एलसीएम मेथड ही तो है, और यही मेथड मैं अपनाऊंगा क्योंकि इस मेथड से कोई भी आंसर आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। वरना मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करेंगे यहां पे, मैं भी बताऊंगा बल्कि उस मेथड को, लेकिन फेल हो जाएगा। कुछ लोग यहां पे ये कहेंगे कि यदि 3/4 और 5/7 लिखा हुआ है तो आप इनका डिफरेंस देख लो कि 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। और ये कहते हैं कि जिसमें कम डिफरेंस है वो भिन्न क्या है, बड़ी है, और जिसमें ज्यादा डिफरेंस है वो भिन्न क्या है, छोटी है। और बिल्कुल सही बात भी है, देखो यहां भी सही आ गई है कि 3/4 क्या है, बड़ी है, और 5/7 क्या है, छोटी है। लेकिन मैं आपको अभी कुछ मिनट बाद कई सारे एग्जाम्पल ऐसे दिखाऊंगा जहां पर यह तरीका फेल हो जाएगा। तो आपको वो तरीका नहीं करना जो फेल हो जाए। जहां आपको लगे कि यार थोड़ी सी टाइम की कमी है, लगा सकते हो सकता है सही हो जाए, कुछ मायनों में आपका तुक्का ही सही चला जाए, लेकिन आपको वो तरीका लेना है जो बिल्कुल सही बैठे हो जगह जाके। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। तो देखो कुछ आपको पहले मैं 2 पॉइंट लिखवा देता हूं। यदि कभी आपकी ऐसी भिन्न आ जाए, देखो ध्यान समझना, अगर कभी ऐसी भिन्न आ जाए, मान लो लिखा हुआ है 3/13, 5/13, 8/13, 17/13, और मैं इसमें कहूं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछूं तो पहला पॉइंट आपको यह लिखना है कि यदि कभी ऐसी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे जिनका हर जो है, जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सब में इक्वल ही है। क्या है, सब में 13 लिखा हुआ है। यदि कभी डिनोमिनेटर आपको ऐसा दिखाई दे कि सब में बिल्कुल इक्वल लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, तो जब सब में आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल हो तो ध्यान रखना जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो यहां सबसे कम अंश किसका है, इसका, तो ये तो है सबसे छोटी, और सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका, तो ये होगी सबसे बड़ी। कोई दिक्कत है? इसे यदि बढ़ते हुए क्रम में लगाऊं तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये और इससे छोटी। पहला रूल आपको ये लिखना है कि यदि ऐसी भिन्न हो जिनका क्या है, डिनोमिनेटर सब में बिल्कुल एक ही जैसा है, डिनोमिनेटर एक जैसा हो और अंश अलग अलग हो, मतलब न्यूमरेटर अलग अलग हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी है और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी है।
लिख ली पहली चीज। चलिए एक दूसरी चीज आपको लिखनी है यहां पे। दूसरी चीज आपको ये लिखनी है कि यदि सबका अंश एक जैसा हो, मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं कि 6/19, 6/17, 6 कुछ और लिख दिया, मान लो 11, 6/7 ऐसा लिख दिया। अब इसमें कहूं कि सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो ध्यान रखना यदि सबका अंश एक समान है, मतलब कि न्यूमरेटर एक समान है, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है सब में। अगर अंश एक समान है और अलग अलग है तो ध्यान रखना जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। दूसरा रूल क्या है, यदि अंश एक समान है और हर अलग अलग है, जिसके हर में सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे वो ध्यान रखना सबसे छोटी होगी, और जिसके हर में सबसे छोटी संख्या दिखाई दे, सबसे छोटी इसमें, ये सबसे बड़ी होगी। क्योंकि आप मुझे बताओ 1/2 बड़ी है या 1/4 बड़ी है? 1/2 बड़ी है ना, क्योंकि आप देखो 2 से भाग दोगे आएगा 0.5 और 4 से भाग दोगे आएगा 0.25, तो संख्या तो ये बड़ी है ना और ये छोटी है। तो यहां भी तो आपका अंश एक जैसा है, हर क्या है, अलग अलग है। तो यदि आपका अंश एक जैसा है और आपका हर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर में जिसके बड़ी संख्या होगी वो छोटी और जिसके छोटी संख्या होगी वो बड़ी। इस बात में कोई दिक्कत है? लिख लिए 2 पॉइंट, ठीक है। आगे चलें इससे, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे। अब कुछ कहानी आएगी आपकी कि जो सब लोग बताते हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका भी यूज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक भिन्न लिखता हूं, हटा दें इसे, लेकिन ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 4/5, 2/3, 1/2 और 3/8। मैं कह रहा हूं इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए। कैसे लिखी जाएगी बताइए? घटते हुए क्रम में लिखिए आप इसे, कैसे लिखा जाएगा ये? और घटते हुए क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्पेलिंग देख लियो जैसा भी हो, डिक्रीजिंग कह सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा? मैं ज्यादा एग्जांपल ले लूंगा, बस 3-4 एग्जांपल, एक किस्म से कंसेप्ट समझाना और कुछ नहीं। 2 3 1 4 मतलब कि पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। चलिए 4/5, 2/3, 1/2, 3/8 है। क्योंकि यहां पे देखो अब ना तो अंश एक जैसा है ना एक जैसा है, तो वो रूल तो वहां पे खत्म दोनों। अच्छा देखिए अब समझिए, यहां पे डिफरेंस मेथड अपनाते हैं बहुत सारे लोग, मैं भी अपना के दिखा देता हूं तुम्हें, लेकिन आगे जाके उस मेथड को फेल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। डिफरेंस मेथड कभी कभी ये कह देता है कि आपका जो अंश और हर है उसमें आप डिफरेंस देख लीजिए कितने कितने का। जैसे 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 1 का, यही है ना। और 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 5 का, यही है। तो ये कहता है कि जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो वो सबसे छोटी होगी, और जिसमें जितना कम डिफरेंस हो वो उतनी बड़ी होगी। अब कंफ्यूजन ये है कि चलो भैया अगर जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो बड़ी होगी, तो यहां तो आप देखो सब में एक समान डिफरेंस है, सभी में क्या है? 1-1 का डिफरेंस है। तो दूसरा मेथड ये कहता है कि यदि सभी में एक जैसा डिफरेंस आए, यदि सभी में एक जैसा डिफरेंस आए, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी। तो ये तो मुझे यहां पे डिफरेंस से पता चल गया है कि ये तो सबसे छोटी है, लेकिन इन तीनों में कंफ्यूजन है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। तो इसका अंश बड़ा है तो सबसे बड़ी है 4/5। फिर इससे छोटी देखो कौन सी है? 2/,
फिर इससे छोटी कौन सी है 1/, और फिर इससे छोटी कौन सी है 3/, कौन सी है 3/। कोई दिक्कत? घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी, सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। समझ जाओ दोबारा, डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि पहले आप डिफरेंस देखो, जिसमें जिसमें ज्यादा डिफरेंस है वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी का तो पता चलेगा, सबसे छोटी है 3/8। कंफ्यूजन है इन तीन में, कंफ्यूजन है इन तीन में, क्लियर है? इन तीन में कंफ्यूजन है कि आपकी कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। जब डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होना तो ध्यान रखना, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न। तो सबसे बड़ी 4/5, इससे छोटी 2/3, इससे छोटी 1/2, इससे छोटी 3/। आंसर भी सही है, लेकिन मैं इसे तुम्हें दूसरे तरीके से बताऊंगा, एलसीएम से। अब आप एलसीएम से समझो, और ये तरीका जो है जो कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है? समझना, ये भिन्न है 5, 3, 2, 8। तो 5, 3, 2, 8 का एलसीएम का आएगा 8 पंजे 40, 100, ले लोगे 120। ऐसा कभी नहीं आता कि ये 67/68 ये इतनी बड़ी भिन्न दे दे तब तुमसे पूछे। अगर ऐसी दे तो लगा लेना डिफरेंस मेथड, क्योंकि 99% सही हो जाता है। 120 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 24 चौका 96। 3 से काटोगे 40 बार, 40 दूनी 80। 2 से काटोगे 6 बार 60 बार, 60 एकम 60। 8 से काटोगे 15 बार, 15 तिया, ये आ गया। इसे समझ लेना ध्यान से। एलसीएम 120 आ गया, तो यहां होगा 96, यहां 80, यहां 60 और यहां 45। अब मुझे यहां बताओ कि आपके अकॉर्डिंग यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई देगी? 96, और 96 इसे दर्शाती है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी? 80, 80 इसे दर्शाती है, तो इससे छोटी भिन्न कौन सी हुई? 2/। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? 60, 60 इसे दर्शाती है, तो इसके बाद इसका नंबर है। सबसे छोटी कौन सी है? 45, 45 इसे दर्शाती है। तो इसका मतलब घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे बड़ी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है। आपको यह तरीका अपनाना है यदि आप पे थोड़ा सा भी समय है तो, क्योंकि यह तरीका कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। बाकी बहुत सारी बुकों में देखोगे डिफरेंस मेथड से आंसर मिलेंगे, सब में मिलेंगे आपको। हो जाएगा ऐसा सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो इसमें एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको एक। देखिए आपको क्वेश्चन दिया मैंने 9/11, 11/13 और 13/5। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, बताइए। हाँ भी नहीं किया रोहित, कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताइए। कौन सी है बताओ? 13/5, बिल्कुल ठीक है, 13/5। पहले मैं डिफरेंस मेथड ही लगाता हूं। देखिए 9 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 11 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 13 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 13 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 8 का, है ना? कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं। अब बताओ, डिफरेंस मेथड तो ये कहता था कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस है वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। क्या यहां सबसे बड़ी आपको ये लग रही है 9/11, 11/13? अगर डिफरेंस मेथड कहूं, डिफरेंस मेथड तो ये कहता है कि जो डिफरेंस सबसे कम आए वो भी सबसे बड़ी है, और जहां डिफरेंस ज्यादा है वो सबसे छोटी है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपका आंसर तो 11/13 होना चाहिए सबसे बड़ी भिन्न के लिए। क्या होना चाहिए? 11/13। लेकिन यदि मैं एलसीएम देखूं, एलसीएम वाला मेथड कभी फेल नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर एलसीएम देखूं तो एलसीएम आएगा 11 गुणा 13 गुणा 5। और देखो कंफ्यूज मत हो ना, एलसीएम का मतलब ये है कि आप इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर गए हो। और आपको रूल पहले लिखवाया है कि यदि डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न
एलसीएम का मतलब यही तो है। तो जब आप एलसीएम लोगे 11, 13 और 5, तो आप बताइए इसके नीचे ऑलरेडी 11 लिखा हुआ है, तो गुणा किसकी करोगे? 13 पंजे 65 की। आप 9 में गुणा करोगे 65 की, पहली ही आएगी। दूसरी देखिए, 13 इसके नीचे ऑलरेडी है, तो आप गुणा करोगे 11 पंजे 55 की। और तीसरा देखो 13 गुणा 5 ऑलरेडी है, तो आप गुणा करोगे 11 और 13 की। 11 तिया 33, 11 कम 11 कितना हो जाएगा? 3 14 143। आपको बिना गुणा ही करे पता पड़ गई होगी, बिना गुणा करे पता पड़ गई होगी कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी आ सकती है। यहां पे ऐसे पता चल रहा होगा सबसे बड़ी कौन सी आ सकती है, ये वाली ना, और सबसे बड़ी ये आ सकती है। तो आप मुझे बताओ ये किसे दर्शाती है? इसे। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपकी? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 13/5। ये सही क्या गया अनुज कि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा नोमिनेटर के, है ना। लेकिन जब आपको यहां फ्रैक्शन देगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको बड़ा ही दे डिनोमिनेटर को, वो छोटा भी दे सकता है। ठीक है अनुज, वो छोटा भी दे सकता है। मैं आपको देखो एग्जांपल देता हूं यहां पे, मैं कई एग्जांपल आपको और भी देता हूं यहां पे। जैसे एक एग्जांपल है इसमें, इसे हटा दें, हो गया सभी का। चलिए देखिए, एक मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आपसे कह दिया कि 2/3, 4/5, 3/8, 1/2, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? अच्छा ध्यान रखना, डिफरेंस मेथड 99% सफल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं डिफरेंस मेथड ही पढ़ा रहा था मेरठ में, क्योंकि मैंने दिल्ली से पढ़ा था डिफरेंस मेथड। तो एक बार मैंने अपने पास से एग्जांपल लिख दिया, कुछ मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट क्या लिखा था, और अपने पास से जब मैंने एग्जांपल लिखा तो उसमें डिफरेंस मेथड फेल हो गया। उसमें डिफरेंस मेथड फेल हो गया। डिफरेंस मेथड करो तो आंसर कुछ अलग आ गया, और एलसीएम वाला मेथड करो तो आंसर कुछ अलग आ गया। जबकि सही माना जाता है एलसीएम वाला मेथड, जो कभी फेल नहीं हो सकता। बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? 4/5, बिल्कुल ठीक बात है, 4/5। आ गया सभी का 4/5, और यहां भी देखो सफल बैठेगा 4/5, क्योंकि एक एक का, इसमें एक का डिफरेंस, इसमें एक का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, और इसमें एक का डिफरेंस। क्लियर है? एक एक का डिफरेंस है सब में। अब डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो तो क्या होगी? सबसे छोटी होगी, वो सबसे छोटी होगी, और जिसमें कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ी होगी। तो डिफरेंस कम है इसमें, इसमें और इसमें। अब इनमें कंफ्यूजन है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंस इक्वल आए तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी। तो अंश किसका बड़ा है? इसका। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/5। एलसीएम ले लो तो भी क्या आएगा? 4/5 आएगा। हाँ, परसेंटेज से बना सकते हो, कैसे बना लो, चलो हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, यदि आपको थोड़ा सा भी समय हो तो एक बार जो है, आप अगर एग्जाम में समय बच रहा है तो एक बार एलसीएम वाले से जरूर करना है आपको। ऐसा ना हो कि कभी आपका आंसर गलत आ जाए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आंसर आपका गलत आ जाए। तो हटाएं से, ऐसा हो जाएगा सभी का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे आपसे कल, ठीक है? और कल हम शेषफल पर में देखेंगे, और एक दो आपकी वैसे तो आप कर लोगे। मुझे ये बताओ बस आना में लिख के कि ऐसी जो आती है फ्रैक्शन, ये ऐसी जो आती है ये कर लोगे अपना आप, या बताऊं इन्हें भी? इन्हें बताओ अपना आप हो जाएगा?
इनका शॉर्ट कुछ नहीं है, नीचे से चलती भी जाती हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी भी है कि यदि सब में एक एक हो तो अलग चीज आ जाएगी निकल के, लेकिन वो फेल हो जाती है जाके, वो फेल हो जाती है। चलो तो बाकी बात कल करेंगे, ठीक है।